चलिए आज हम करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा यूज़ टू डिराइव रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि अगर आपको एक फार्मूला डिराइव करना हो तो आप वो कैसे करेंगे। देखिए, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से ही शुरुआत कर देता हूँ इस चीज़ की। आप देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि सिंपल पेंडुलम को आप लोग अपने दिमाग में रखिए और ये देखिए कि उसमें होता ये है कि एक धागे के साथ नीचे एक बॉब अटैच कर दी जाती है, ठीक है। और वो बॉब इधर से उधर, उधर से इधर ऑसिलेट करती है। ऑसिलेट का मतलब होता है एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर घूमना। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारी बॉब है वो क्या करती है, वो आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू फ्रो मूव करती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब था जहाँ पर बॉब शुरू में रेस्ट पे होती है, और टू फ्रो का मतलब होता है इधर उधर। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे आपने क्या किया था, ये छत के साथ एक धागा बांध दिया था, उसके नीचे बॉब थी, यहाँ पर बॉब रेस्ट में थी, तो इस पोजीशन को तो बोलते थे मीन पोजीशन। फिर बॉब आपकी इधर उधर जाती थी, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, टू फ्रो इस तरह। तो ये जो किसी फिक्स पॉइंट के इधर उधर मोशन होती है, इसी को हम बोलते हैं ऑसिलेट या फिर ऑसिलेशन, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि जो इसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक पोजीशन से लेकर के दूसरी पोजीशन पर जाने और फिर वापस आने में जो टोटल वक्त लगता है, यानी कि एक रोटेशन आपकी बॉब कितनी देर में पूरा करती है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। तो ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि मान लीजिए वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है, वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है: मास m ऑफ द बॉब, लेंथ l ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट द प्लेस। यानी कि जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पर g की वैल्यू क्या है। तो कह रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। अब इसका मीनिंग देखिए क्या है। देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लेके चलूँ, देखिए आपको याद होगा कि ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, जिसमें ये L मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं इसको, लेंथ ऑफ पेंडुलम। और मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब ये नहीं है कि जहाँ से आपने धागा बांध दिया है उस धागे की और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ नहीं, यहाँ से लेकर के और आपकी जो बॉब है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस ये L होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इसको बोलते हैं। ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ये तो आप देखिए कांस्टेंट है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन में आप देखिए वहां पर लिखा गया है कि जो टाइम पीरियड है वो मास ऑफ द बॉब पर डिपेंड करता है, यानी कि बॉब का मास अगर मैं m बोल दूं तो उस m पे डिपेंड करता है। शायद आपको लगता होगा कि अगर मैं एक बार तो इस बॉब की जगह लकड़ी की कोई स्फेरिकल चीज़ रख दूं और एक बार मैं कोई लोहे की बनी हुई मेटेलिक भारी सी स्फेरिकल चीज़ रख दूं तो शायद t में फर्क आएगा, है ना। अगर मैं ये करूं कि पेंडुलम की L भी सेम रखूं और जहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं वहीं पर एक्सपेरिमेंट करूं दो अलग अलग बॉब्स के साथ, ये बॉब सपोज कर लीजिए लकड़ी की है और ये बॉब सपोज कर लीजिए किसकी है, आपकी लोहे की बनी हुई है, ठीक है। और L सेम रहे, तो L सेम रहने का मतलब है कि धागा भी सेम रहे प्लस ये जो रेडियस है ये भी सेम रहे। तो मैं मान के चलता हूं कि दोनों बॉब मेरी सेम रेडियस की है। तो आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा शायद कि ये वुडन बॉब है, लकड़ी की बॉब है, ये आयरन बॉब है, लोहे की बॉब है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये टाइम पीरियड अलग अलग हो, यानी कि हो सकता है लकड़ी की बॉब कुछ और टाइम ले स्विंग करने में और लोहे की बॉब कुछ और टाइम ले स्विंग करने में, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप देखिए रिलेशन में m आ ही नहीं रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी, लेकिन धीरे धीरे अगले आने वाले सेक्शंस में आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि मास पर डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड। आप खुद देखिए ना, कम से कम अभी आप इतना तो देख ही सकते हैं कि इस फॉर्मूले में कहीं भी मास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चाहे लकड़ी की बॉब हो चाहे लोहे की बॉब हो, जब तक आपका L और G सेम रहेगा उनका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो हालांकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि मान लीजिए टाइम पीरियड मास ऑफ द बॉब पर डिपेंड करता है,
हालांकि हमें पता है कि वो नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि बोल दिया गया है कि मास पे डिपेंड करता है तो हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा। घबराएं नहीं, आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगी चीज़ कि इसका मीनिंग क्या है, आगे चल करके अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। हाँ, ये हमें दिख रहा है कि अगर रूट एल ओवर जी को मैं अलग अलग लिख लूँ तो ऊपर रूट एल आ गया, नीचे रूट जी आ गया। तो रूट का मतलब आप समझते हैं एल की पावर हाफ और जी की पावर भी हाफ। अब देखिए, आपको ये चीज़ पता है कि एल की पावर हाफ के टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एल की पावर हाफ बढ़ेगी तो टी भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जी की पावर हाफ के टी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि जी की पावर हाफ अगर बढ़ेगी तो टी घटेगा, इनके बीच में उल्टा रिलेशन है। तो टी जी की पावर हाफ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट है और टी एल की पावर हाफ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट है। ये बात सही है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस जी की पावर हाफ को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी, जी की पावर माइनस हाफ। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले को जब मैं इस रूप में आपके सामने लेकर के आया तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जो टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन का वो मास पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, लेंथ की पावर हाफ पर डिपेंड करता है और जी की पावर माइनस हाफ पर डिपेंड करता है। माइनस का मीनिंग आप बेसिकली समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आप माइनस की चीज को नीचे लेकर के जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो आप माइनस का मतलब सिर्फ इतना समझिए कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है जी पर, ठीक है। अगर यहां पावर प्लस है इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर पावर माइनस है इसका मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन पर मूव करने से पहले याद दिलवा दूं, ठीक है, कि टाइम पीरियड लेंथ की पावर हाफ के ऊपर डिपेंड करता है, जी की पावर माइनस हाफ के ऊपर डिपेंड करता है, और मास की पावर 0 के ऊपर डिपेंड करता है, कह दीजिए, क्योंकि मास की पावर 0 1 ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है, आप देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर से हम जो है मूव करते हैं। यहाँ ये देखिए, तो सिर्फ आपको तो इतना बोल दिया गया कि मान लीजिए कि ये जो टाइम पीरियड है ये मास ऑफ द बॉब, लेंथ एल ऑफ द पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड करता है, इसने बोल दिया, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं बताया ना कि मास की पावर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ की पावर किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर किस पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया, ठीक है ना। इसने ये बताया कि जी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है कि इनवर्सली डिपेंड करता है, ना इसने ये बताया कि लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है कि इनवर्सली डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसने एम के बारे में कोई हिंट दिया हमें, बस इसने तो अपना पल्ला झाड़ लिया ये बता करके कि भाई जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी, सपोज कर लो वो इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। अब ये आपका काम है देखना क्या कि वो डिपेंड करता है कि नहीं करता है, और करता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन चीजों के या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये काम आपका है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक काम यहां कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन में आपको लगभग यही काम करना पड़ेगा। जिस भी चीज का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ना, मान लीजिए कि वो चीज दी गई चीजों की पावर ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी आप लिखना चाहें उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए हमें नहीं बताया गया कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड करता है, तो कैसे करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेंथ के बारे में ऐसा बताया गया ना जी के बारे में ऐसा बताया गया। तो हमने क्या करना है, हमने मान लेना है कि मान लीजिए टाइम पीरियड जो है वो मास ऑफ द बॉब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अब एक चीज और है, मास ऑफ द बॉब की पावर 1 के पावर 2 के पावर 3 के किस पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमें नहीं पता। तो हम मान के चलेंगे कि मान लीजिए टाइम पीरियड जो है वो मास ऑफ द बॉब की पावर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length raised to power b and time period is directly proportional to the acceleration due to gravity raised to power c। ये पहली लाइन आपको हर एक बार यूज करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी ये इस तरह का डिराइव रिलेशनशिप वाला न्यूमेरिकल आपको दिया गया है तो, ठीक है। आप क्या करेंगे, जिस भी चीज का फॉर्मूला आपको निकालना है उस चीज को दी गई चीजों की अलग अलग पावर के और कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने मान लेना है। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर देखिएगा
तो मैं जब इन तीनों को इकट्ठा लिखूंगा इकट्ठा, तो मैं मान लेता हूं कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू पावर A, लेंथ रेज टू पावर B एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर C। फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। M की A, L की B, G की C, ये यूं की यूं आपने लिखना है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज इनके अंदर हैं इनका आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देना है। जैसे T का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं M0 L0 T की 1 होता है, मैंने सिंपली T की 1 लिख दिया। ये क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला यहां नहीं आएगा। मास M की 1 और उसकी पावर A, लेंथ L की पावर 1 और उसकी पावर B, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही, तो L की पावर 1, T की पावर -2 और G की पावर क्योंकि सारी C थी तो इसकी इकट्ठी पावर मैंने क्या कर दी C। अब आगे देखिएगा तो T की पावर 1 ही रहा और M की पावर 1 और उसकी पावर A, तो मैंने आपसे कहा था कि 1 इंटू A M की पावर A हो जाएगी, L की 1 इंटू B L की B हो जाएगी। फिर आप देखिएगा कि L की पावर यहाँ जो थी L की पावर 1 और T की पावर -2 उसकी इकट्ठी C थी ना, तो इसका मतलब है L1 की भी C हो जाएगी पावर और T की -2 की भी पावर C हो जाएगी। तो यहाँ आप देखिएगा, ठीक है, L की पावर 1 और उसकी पावर C, तो L की C, T की पावर -2 तो उसकी पावर C, तो -2 इंटू C -2C, ठीक है। अब मैंने क्या किया, T की 1 को जानबूझ के इस तरह लिख दिया M0 L0 T1 और यहाँ पर आप देखिए M की 1 L की B और L की C, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी L की B प्लस C, T की -2C। तो क्योंकि यहाँ पर MLT आया इसीलिए यहाँ पर T था तो मैंने M0 L0 भी लिख लिया ताकि अब मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा सकूँ। मैंने आपको पहले बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है कि दो डायमेंशनल फॉर्मूले अगर बराबर होंगे तो वो तब होंगे जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर मास की पावर, लेंथ की पावर और टाइम की पावर आपस में बराबर होगी। तो अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूले बराबर हैं इसका मतलब ये है कि A 0 के बराबर हो जाएगी, B प्लस C 0 के बराबर हो जाएगा और माइनस का 2C 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो A 0, तो A की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब देखिए -2C इज इक्वल टू 1, सो C इज इक्वल टू -12, ये आ गया। और जब आप B प्लस C इज इक्वल टू 0 में ये C की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास B की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो B की वैल्यू जब आ गई आपके पास तो ये जो आपके पास रिलेशन है ये वाला इसके अंदर आप ये वैल्यूज रख दीजिए कि T इज इक्वल टू ये आपका कांस्टेंट है और M की पावर में A की वैल्यू जो आप देखिएगा यहाँ पर ये 0 आई है, ये रख दीजिए। L की पावर B रख दीजिए, B की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास प्लस हाफ आई है। और ये देखिए C की वैल्यू जो G की पावर C है वो C की वैल्यू हमारे पास आई है -12। तो जब आप ये सारी चीज़ें रख देंगे तो आप देखिएगा क्या आया हमारे पास आंसर, T इज इक्वल टू के M की पावर 0, L की पावर हाफ का मतलब ये B मानी थी मैंने तो ये हाफ होगी, G की पावर C मानी थी तो -12 हो गई, ठीक है। तो M की पावर 0 तो क्योंकि 1 होता है तो आप इसको तो ओमिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि T इज इक्वल टू ये K तो यूं का यूं आ गया और L की पावर हाफ को मैंने √L लिख लिया, G की पावर -12 के साथ मैंने क्या किया नीचे ले गया मैं तो प्लस पावर हाफ हो गई ना, ठीक है। और उस प्लस हाफ को मैंने रूट लिख लिया, फिर L का भी रूट है G का भी रूट है तो इकट्ठा रूट लिख लिया, K इंटू √L ओवर G, ठीक है। तो आप देखिएगा T इज इक्वल टू K √L ओवर G, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। और क्योंकि हम हालांकि इस फॉर्मूले को पहचानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, तो हमें मालूम है कि K की वैल्यू 2 पाई होती है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर K की वैल्यू 2 पाई लिख दी, L बाई G का रूट आप देख ही सकते हैं। आप अब सोचेंगे कि यार अगर कोई ऐसा फॉर्मूला हुआ जिसमें हमें ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं हुई तो क्या करेंगे, तो आप ऐसा करेंगे इस K को K ही रहने देंगे, आप इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा है कि K इज इक्वल टू 2 पाई कैन नॉट बी फाइंड बाय डायमेंशंस, आप इसको निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनसे आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उन एक्सपेरिमेंट्स पर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ना पता हो कि इस K की वैल्यू क्या आएगी तो आप सिर्फ इसको K ही रहने दीजिए, वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू K √L ओवर G, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। और आप नीचे लिख देंगे कि K कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस बट दिस फॉर्मूला इज लाइक दिस। आप इस तरह से फॉर्मूला निकाल देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप मेथड।
सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जिस भी चीज का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है वो चीज दी गई चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लीजिए विद पावर्स ABC या XYZ या जो भी आप मानना चाहें, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो सिंबल्स यहां आ रहे हैं वो सिंबल्स ऊपर ना आए। जैसे कि अगर मान लीजिए मास की बजाय यहां पर आप इसी को देख लीजिए, मान लीजिए G एक एक्सेलरेशन है, तो आप अगर इसको A से रिप्रेजेंट करते तो यहां भी A हो जाता और M की पावर भी A हो जाता, तो दोनों A एक जैसे रहती ना, तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ये वाला A कौन सा है और ये वाला A कौन सा है। तो उस केस में आप ABC ना मान करके XYZ मान लीजिए, PQR मान लीजिए, जो आपने मानना है वो मान लीजिए। तो कुल मिलाकर के सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि जिस चीज का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उस चीज को दी गई पहली चीज की पावर A, दूसरी चीज की पावर B और तीसरी चीज की पावर C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लीजिए। क्या मान लीजिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए कि लास्ट में ये ABC की वैल्यू अपने आप पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएंगी। जिस चीज की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो वो अपने आप बता देगी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस चीज की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो वो अपने आप बता देगी कि वो उस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हमें इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानने शुरू में तो क्यों मानने, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके कॉन्स्टेंट लगा दीजिए और उसके बाद जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सब के आपको क्या पुट करने हैं? डायमेंशनल फॉर्मूले, और उसके बाद आपने लगाना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और आपके पास आंसर आ जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी तरह का। आप उसको भी देख चुके हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है। मैंने आपसे कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो यहां से आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि अगर कोई पार्टिकल r रेडियस के सर्कल में m उसका मास है और v स्पीड के साथ घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो आप ये देखिए पहले तो मोटे मोटे तौर पर कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स मास ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल पर डिपेंड करता है। ये बात सही है। तो नेचुरली जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसमें मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो F है ये मास m ऑफ द पार्टिकल्स जो कि स्पीड v के साथ r रेडियस के सर्कल में चक्कर काट रहा है उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप डिराइव कीजिए एक फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो पिछले मेथड की तरह ही सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि जिस चीज का आपको फॉर्मूला निकालना है उसको दी गई चीजों की अलग अलग पावर के क्या मान लीजिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लीजिए। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर A, रेडियस की पावर B और स्पीड की पावर C, ठीक है। ये मैंने मान लिया। आप ऐसा भी आप सोचोगे कि यार ये क्या ऐसे ही मानना है m की पावर A, r की पावर B, v की पावर C? नहीं, आप ऐसे मान लीजिए v की पावर A, r की पावर B, m की पावर C। जो आपने मानना है वो मान लीजिए, लेकिन फिर आगे जब आप फर्दर बढ़ेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, तो फिर आप बीच में चेंज मत कीजिएगा, वो आप उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू पावर A, रेडियस ऑफ द सर्कल रेज टू पावर B एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल रेज टू पावर C। फिर क्या था? प्रोपोर्शनलिटी की जगह बराबर का निशान और ये आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ गया। फिर उसके बाद फोर्स, मास, रेडियस, वेलोसिटी, इनके आप डायमेंशन फॉर्मूले पुट कर दीजिए, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूले पुट करने के बाद आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अगर बराबर पुट करने हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप ये ABC की वैल्यू निकाल लीजिए। आसान है ये चीज़, आप निकाल लेंगे। तो उसके बाद ABC की वैल्यू जब आप निकाल ली तो इस फॉर्मूले के अंदर आप उसको क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है। तो ये आपने मास की पावर A माननी थी तो A की वैल्यू 1 थी, R की पावर आपने B माननी थी तो B की वैल्यू -1 आई थी, V की पावर आपने C मानी थी तो C की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है। तो M की 1 का मतलब M हो गया, R की 1 का मतलब उसको नीचे ले आइए और v² हो गया, ये K हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया क्या? mv²/r,
ठीक है। तो यहाँ पर k जो है वो 1 ही होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि mv²/r होता है। यहाँ पर तो ना 2 पाई होता, ना 2 होता, ना 3 होता। तो हमें मालूम है इस चीज़ का। लेकिन अगर ना भी मालूम हो तो आप सिंपली बोल देंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, और नीचे लिख देना कि k कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप ये देखिए, ये आराम से हम फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। तो फिर से अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से हिंट दूं, तो सबसे पहले चीज़ तो क्या है, जिस चीज़ का आपको फॉर्मूला निकालना है उस चीज़ को दी गई चीज़ों की पावर a b c x y z p q r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लीजिए। उसके बाद उन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाइए और आनंद पाइए। आगे हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, सब लिमिटेशन का मतलब है कि ठीक है, ये फॉर्मूला डिराइव भी हम इससे कर सकते हैं, हम इससे एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं किसी फॉर्मूले की, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम इसको कन्वर्ट भी करने में यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां क्या है? सबसे पहले कमी तो आपने देख ही ली कि ये जो डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यू के बारे में ये खामोश रहता है, कुछ नहीं बता पाता कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, दिस k कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा आप ये देखिए कि अभी तक 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट भी अगर मैं आपको दिखाऊं, जिस चीज़ का मैंने आपको फॉर्मूला निकलवाना है उस चीज़ को मैंने 1 2 3 फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट बताया है। अगर जिस चीज़ का फॉर्मूला आपको निकालना है, बाय द वे, अगर वो 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो वो फॉर्मूले भी हम नहीं डिराइव कर सकते हैं इससे। ठीक है, सो इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। और आप देखिएगा, जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला था उसमें भी आप ये देखिएगा कि कह के तो चले थे हम 3 क्वांटिटी, लेकिन वो अलग बात है कि बाद में हमें पता चला कि मास पर नहीं डिपेंड करता, तो 2 ही क्वांटिटी बची। ठीक है, तो 3 या 3 से कम फिजिकल क्वांटिटीज पर अगर कोई चीज़ डिपेंड करती है तो वो फॉर्मूला तो ड्राइव हो सकता है, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा पर कोई डिपेंडेंट है क्वांटिटी तो वो फॉर्मूला ड्राइव नहीं हो सकता। दूसरा, उसके बाद तीसरा, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, यानी कि देखिए आप, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये है पहला पार्ट और बीच में प्लस है और ये है दूसरा पार्ट। अभी तक आपने जो फॉर्मूले ड्राइव किए, आप ये देखिए कि f इज इक्वल टू दिस, इसके प्लस या माइनस में आगे कुछ नहीं था। सिमिलरली जो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, उसके भी आगे प्लस या माइनस में कुछ नहीं था। ठीक है, तो अगर आप ऐसा बोल दें कि ये है फर्स्ट फैक्टर और इसके बाद अगर कोई चीज़ होती तो हम उसको बोल देते सेकंड फैक्टर, तो वो जो सेकंड फैक्टर वाले फॉर्मूले हैं वो भी डिराइव इससे नहीं हो सकते। यानी कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है कि जिसके अंदर एक टर्म्स से ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो टर्म्स प्लस में हो या माइनस में हो, तो वो फॉर्मूले भी इससे डिराइव नहीं किए जा सकते। ठीक है जी, अब देखो ना आप, अगर होता s इज इक्वल टू हाफ a² तो फिर भी डिराइव हो जाता कि a की पावर 1 है, t की पावर 2 है, चलो ये तो डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट हो जाता, तीसरी चीज की पावर 0 हो जाती। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि हाफ a² के प्लस में है समथिंग या इस ut के प्लस में है समथिंग, तो 2 फैक्टर्स हो गए ना, आपके 2 पार्ट हो गए, तो इसलिए ऐसे फॉर्मूलाज डिराइव नहीं हो सकते। चौथी चीज, जिन फॉर्मूलों में साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, यानी कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं, ठीक है, या फिर लोग वाली चीजें, ठीक है, या फिर एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, e की पावर समथिंग में हम लिख देते हैं, तो इस e की पावर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब हम किसी चीज को e की पावर समथिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूले जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या फिर लॉगरिथमिक वैल्यूज या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं, वो फॉर्मूले भी डिराइव नहीं किए जा सकते। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। थैंक यू।